एक टाइम वो भी आएगा जब सब खत्म हो जाएगा, ना धरती रहेगी ना ही इस पर मौजूद सभ्यता, मगर फिर भी धरती से अरबों किलोमीटर दूर एक छोटा सा यान मौजूद रहेगा। ना कोई ईंधन ना कोई डायरेक्शन, फिर भी लगातार आगे बढ़ता हुआ, जो है 1977 में लॉन्च हुआ वॉयेजर नाम का स्पेसक्राफ्ट, जिसके साथ नासा ने ब्रह्मांड के लिए एक अनोखा तोहफा भेजा है जिसे कहा जाता है गोल्डन रिकॉर्ड, जो हमारी धरती की एक जीवंत तस्वीर है। मगर सवाल ये है कि ये तो 1977 की बात है, तब तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी। तो अगर आज के दौर में हम ऐसा स्पेसक्राफ्ट किसी गोल्डन रिकॉर्ड के साथ भेजें तो उसकी स्थिति कैसी होगी, और 1977 में गए गोल्डन रिकॉर्ड के साथ आगे क्या होगा, क्योंकि आने वाले सालों में वॉयेजर जिस जगह से गुजरेगा वहाँ इंटरस्टेलर डस्ट और कॉस्मिक रेडिएशन जैसे खतरे होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि यह रिकॉर्ड अरबों साल के बाद कैसा दिखेगा। आज हम आपको बताएंगे कि इस लंबे सफर में यान के साथ क्या होगा, गोल्डन रिकॉर्ड कितने समय तक बचेगा, और अगर हम आज एक नया वर्जन भेजें तो उसमें और कैसे बेहतर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यकीनन कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। वैसे तो आज तक बहुत सारे स्पेस मिशन लॉन्च किए गए हैं, मगर 20 अगस्त 1977 का दिन स्पेस के इतिहास में एक खास जगह रखता है। पता है क्यों? क्योंकि इस दिन दो महत्वाकांक्षी मिशन लॉन्च हुए थे। इनमें पहला था वॉयेजर 2, जिसे 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था, और दूसरा वॉयेजर 1, जिसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया। इन्हें लॉन्च तो अन्य ग्रहों के लिए किया गया था, लेकिन लॉन्च से ठीक पहले उनकी पूरी योजना बदल दी गई। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वॉयेजर 2 को बृहस्पति और शनि की खोज करने के लिए भेजा जाना था, लेकिन बाद में उसे यूरेनस और नेपच्यून तक भेजा गया, जबकि वॉयेजर 1 को शनि के चंद्रमा टाइटन के पास उड़ान भरने और सौरमंडल के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस की ओर जाने के लिए रवाना कर दिया गया। वॉयेजर 2 सौरमंडल से बाहर जाने का अपना एक तरफा सफर तय कर रहा था और हर कोई बहुत एक्साइटेड था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब कोई मिशन एक तरफा सफर पर गया हो। इससे पहले 1972 और 1973 में पायनियर कार्यक्रम के अंतर्गत पायनियर 10 और पायनियर 11 बृहस्पति और शनि की खोज के लिए भेजे जा चुके थे। इसके बाद वे भी सौरमंडल के बाहर निकल गए थे। दोनों अंतरिक्ष यानों पर एक छोटी सी धातु की प्लेट लगाई गई थी। पता है क्यों? ताकि अगर वह कभी किसी को मिले तो उसके बारे में पता चल सके। हालांकि आज हमारा उन दोनों यानों से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों के मन में आया कि क्यों न ये आइडिया वॉयेजर के टाइम पर भी इस्तेमाल किया जाए। दरअसल वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न इस बार एक महत्वाकांक्षी संदेश भेजा जाए जिसमें धरती के बारे में सारी जानकारी हो, ताकि अगर ये किसी एलियन सभ्यता को मिले तो वह समझ सकें कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं, बल्कि एक और सभ्यता है जो शायद बहुत ज्यादा एडवांस है। बस फिर क्या था, एक तरह का टाइम कैप्सूल बनाया गया जो हमारी दुनिया की कहानी किसी भी संभावित बाहरी अंतरिक्ष सभ्यता तक पहुंचा सके। लेकिन यह आइडिया स्टार्टिंग में जितना इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लग रहा था, बाद में बिल्कुल बदल गया, क्योंकि ज्यादातर लोगों का कहना था कि बिना किसी को जाने हमें अपनी जानकारी उसे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अभी जिन एलियन को हम अपना मित्र समझते हैं, हो सकता है वह हमारे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करे और हमारी धरती को नुकसान पहुँचाए। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भले ही ये यान हमारे लिए बहुत तेज हैं, मगर प्रकाश की गति के सामने यह कछुए से भी ज्यादा धीमे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हमारा सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, लेकिन इन्हें वहां पहुंचने में 77,000 से 84,000 साल लगने वाले हैं। हालांकि वो अलग बात है कि यह दोनों प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ जा भी नहीं रहे हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी तो छोड़िए, इनफैक्ट दोनों यानों को तो सौरमंडल के किनारे मौजूद बर्फीले ओल्ट क्लाउड को पार करने में ही 20,000 से ज्यादा साल लग जाएंगे। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना, 20,000 साल। ये कितना लंबा समय है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 20,000 साल पहले हम लोग मध्य पाषाण युग में हुआ करते थे। तब ना तो शहर थे, ना इंटरनेट और ना ही बिजली की कोई सुविधा। तो 20,000 साल बाद क्या होगा? हो सकता है हम लोग खुद को नष्ट कर लें, या फिर शायद हम एक कंप्लीट एस्ट्रोनॉट सिविलाइजेशन बन जाए और खुद ऐसे यान भेज रहे हों। तो अगर हमारे जीवन काल में ही किसी एलियन ने वॉयेजर 1 या वॉयेजर 2 को ढूंढ लिया, तो इससे साफ हो जाएगा कि हम यहाँ की इकलौती और पहली सभ्यता नहीं है, बल्कि हमारे सौरमंडल में कोई हमसे पहले भी मौजूद हो सकता है। लेकिन यह बात गोल्डन रिकॉर्ड को डिजाइन करने वाले लोग अक्सर भूल जाते हैं कि वॉयेजर, पायोनियर और न्यू होराइजन्स, इन सभी यानों का भविष्य आज का नहीं बल्कि अरबों साल लंबा होने वाला है, जो कि हमारी धरती के जीवन काल से भी ज्यादा होगा। आप तो जानते ही हैं कि धरती अपना रूप बदलती रहती है।
एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारी धरती नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी यह यान अंतरिक्ष में घूम रहे होंगे हमारे नाम और हमारी कहानी के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक राजा का दूत कहीं पर उसका नाम लेकर घूमता है। असल में जब वॉयेजर लॉन्च हुए थे तब इंटरनेट नहीं था और न ही वह डिजिटल दुनिया जिसमें आज हम जी रहे हैं, मगर फिर भी वैज्ञानिक खुद के होने का सबूत किसी एलियन सभ्यता तक पहुंचाना चाहते थे, मगर कैसे, किसी को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उस समय कार्ल सैगन और उनकी पत्नी एन ड्रियोन के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी डिस्क बनाई जाए जो किसी भी सभ्यता को हमारी धरती का परिचय दे सके। इसके बाद उन्होंने नासा के बाकी वैज्ञानिकों से यह आइडिया साझा किया। फिर कार्ल सैगन, फ्रैंक ड्रेक, जॉन लॉम्बर्ग और दोस्तों ने मिलकर 115 तस्वीरें, प्राकृतिक ध्वनियां, 55 भाषाओं में अभिवादन, संगीत और अमेरिका के राष्ट्रपति व संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिखित संदेश को शामिल किया। इन सभी को गोल्डन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड किया गया ताकि हजारों साल बाद कोई इसे देखे तो उसे पता चले कि धरती पर रहने वाले हम लोग आखिर दिखते कैसे थे। वैसे इस मैसेज की बात की जाए तो जैसे पुराने जमाने के CRT टीवी होते थे, वैसे ही इसमें तस्वीरों को एनालॉग रूप में एनकोड किया गया था। यही नहीं, इसमें 512 वर्टिकल लाइन्स भी बनाई गयी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1977 के दशक के अंत में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बनाने की तकनीकी जो अंतरिक्ष में दसियों अरब वर्ष या उससे भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सके बहुत ही लिमिटेड थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि फोनोग्राफ रिकॉर्ड डेटा के विभिन्न प्रकारों को एक ही माध्यम से कंप्रेस किया जा सकता है। एक्चुअली जैसा कि हमने अभी बताया, इस रिकॉर्ड में 115 तस्वीरें, प्राकृतिक ध्वनियां, 55 भाषाओं में अभिवादन, संगीत इत्यादि हैं। इसे गोल्डन रिकॉर्ड पर इसलिए उकेरा गया क्योंकि ये स्पेस खराब हो सकता था, हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में तो वातावरण जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसे नुकसान कैसे होगा। वेल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह केवल खाली स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरस्टेलर डस्ट है, कॉस्मिक किरणें हैं और उच्च ऊर्जा वाले घटक भी हैं। साथ ही इसकी स्पीड भी ज्यादा है। दरअसल वॉयेजर लगभग 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। इस स्पीड पर उस पर गिरने वाले धूल के छोटे छोटे कण उसकी धातु की संरचना से परमाणु को उखाड़ देते हैं। लाखों करोड़ों सालों में यह धातु को नुकसान पहुंचा देगा, यानी परमाणु स्तर पर सैंड ब्लास्टिंग जैसा असर होगा। मगर इसे बचाने के लिए इस रिकॉर्ड को एल्यूमिनियम के कवर में बंद किया गया है, जिस पर यूरेनियम 238 की अति शुद्ध परत चढ़ाई गई है। यूरेनियम का उद्देश्य सिर्फ संरक्षण नहीं है, बल्कि भविष्य में कोई उन्नत सभ्यता इसके डिके को देखकर रिकॉर्ड की उम्र भी जान सकेगी। लगभग 30,000 साल बाद यह रॉस 248 नाम के लाल बौने तारे के पास से गुजरने वाले हैं और करीब 50 करोड़ साल बाद ही हमारी आकाशगंगा का एक पूरा चक्कर लगा लेंगे, जिसमें इनका पथ यानी ट्रेजेक्टरी ऊपर नीचे झूलते हुए कभी कभी गैलेक्टिक प्लेन से भी काफी दूर चली जाएगी। हमारी आकाशगंगा एक बहुत बड़ा डिस्क यानी कि थाली जैसी संरचना है। इसमें अरबों तारे, गैस, धूल और ग्रह मौजूद हैं। इस थाली जैसी संरचना का बीच वाला हिस्सा यानी उसका समतल भाग ही गैलेक्टिक प्लेन कहलाता है। ज्यादातर तारे, गैस और धूल इसी समतल हिस्से में फैले होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई चपटी रोटी हो, उसका बीच वाला भाग ही गैलेक्टिक प्लेन है। मगर अब सवाल उठता है कि अगर हमने आज वॉयेजर 3 को भेजा तो हम उसके साथ में क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास सबसे टिकाऊ डेटा स्टोरेज है जिसे फ्यूज्ड क्वार्ट्ज कहा जाता है। यह एक विशेश प्रकार की डिस्क है जिसमें फेम्टोसेकंड लेजर से नैनो स्केल पर सूचना लिखी जाती है। सिर्फ 12 सेंटीमीटर की एक डिस्क में 360 टेराबाइट का डेटा स्टोर हो सकता है, और वो भी कम से कम 14 अरब सालों तक। सुनने में तो ये बहुत अद्भुत लगता है, लेकिन एक समस्या ये है कि इस डेटा को पढ़ने के लिए बेहद उन्नत तकनीकी चाहिए, क्योंकि यह जानकारी 2 ऑप्टिकल डायमेंशन और 3 स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स में पूरे वॉल्यूम के अंदर नैनोमीटर लेवल पर लिखी जाती है। मतलब रिकॉर्ड करना तो संभव है, लेकिन पढ़ना बेहद मुश्किल होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम उसके साथ भेजेंगे वह तो क्वालिटी में बहुत पहले ही खराब हो जाएगा, और अगर पढ़ने वाला ही ना बचा तो भेजने का क्या फायदा। फिर कैसे कोई यह जानेगा कि हम कौन थे, कहाँ थे और कैसे थे। यही वजह है कि कई विशेषज्ञों के अनुसार पिछले दशकों की तकनीकी और धातु पर खुदाई किए गए साधारण रिकॉर्ड ही अब भी सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। एक साधारण लेकिन समझ में आने वाले संदेश देने का तरीका, जिससे ब्रह्मांड के किसी कोने में अरबों साल बाद भी कोई ये कह सके कि हाँ, यह लोग हुआ करते थे और यहाँ रहते थे। तो ये थी कहानी वॉयेजर 1 और 2 की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।